हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस, हमने लास्ट लेक्चर में सांख्य दर्शन स्टार्ट कर दिया था और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सांख्य दर्शन का इंट्रोडक्शन दे दिया था, है ना। मैंने आपको बताया था कि सांख्य दर्शन क्या होता है और साथ में मैंने सांख्य दर्शन के सिद्धांत, जिसमें मैंने आपको पहला सिद्धांत जो कि क्या है, त्रिविध दुखों से निवारण। सांख्य दर्शन ये बोलता है कि 3 प्रकार के दुख होते हैं, अति भौतिक दुख, आध्यात्मिक दुख और अति दैविक दुख, ठीक है। और सांख्य दर्शन ये बोलता है कि अगर आप इन 3 दुखों से निवृत्त हो जाते हैं, मतलब आपको अगर 3 दुखों से निवारण मिल जाता है, तो आपको फिर क्या होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो कि क्या होते हैं, हर दर्शन का मेन एम है। अल्टीमेट एम क्या है, मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है। तो सांख्य दर्शन के अनुसार जो मोक्ष की प्राप्ति आपको कब मिलेगी, जब आप क्या हो जाएंगे, इन 3 दुखों से निवृत्त हो जाएंगे। अगर आपको इन 3 दुखों से निवारण मिल जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है, आपके 3 प्रकार के दुख जो है वो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, तो समझ लो आपको फिर क्या हो गई है, मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। और मैंने आपको बताया था कि सांख्य दर्शन जो होता है वो टोटल कितने तत्व मानता है, 25 तत्व मानता है। और इन 25 तत्व से ही आप क्या कर सकते हैं, तीनों दिक्कों से निवृत्त हो सकते हैं। और जब आपको 3 दुखों से निवारण मिल जाएगा तो फिर आपको क्या हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो आज हम वही 25 तत्वों को देखेंगे। हम देखेंगे कि सांख्य दर्शन ने कैसे इन 25 तत्वों को 4 प्रकार से विभाजित किया है ना। कैसे इन 25 तत्व से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, ठीक है, कैसे आपको दुखों का निवारण हुआ है। तो हम डिटेल में आज इस लेक्चर को पूरा कवर करेंगे। जो भी मैं आपको टॉपिक बताया हूँ उन सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे इस लेक्चर में। तो ध्यान से आप इस लेक्चर को सुनिए, है ना। और लेक्चर देखने के बाद आप नोट्स को रिवाइज करिए, तो आपका जो पूरा टॉपिक है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आप बस आपको क्या करना है, अभी अगले से 10 मिनट तक, मतलब यहाँ से 10 मिनट तक आपको क्या करना है, ध्यान से बस लेक्चर को सुनना है। मैं आपको बताऊंगा कि सांख्य दर्शन ने जो 25 तत्व बताए हैं उनको 4 प्रकार से कैसा विभाजित किया है ना। तो अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो आपको फिर सृष्टि उत्पत्ति क्रम जो है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको फिर समझ में आ जाएगा कि कैसे तीनों दिक्कों से आपको निवारण हो सकता है इन 25 तत्वों से, ठीक है। तो मैं डिटेल में सारी चीज़ों से आपको अवगत कराऊंगा। तो बस आपको क्या करना है, ध्यान से इस लेक्चर को सुनना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए। तो देखिए, मैंने आपको बताया था 3 प्रकार के दुख होते हैं, अधिभौतिक दुख, अधिभौतिक दुख, है ना, अधिदैविक दुख और आध्यात्मिक दुख, ठीक है। और इन 3 दुखों का निवारण आपको कैसे मिलेगा, अगर आपको 25 तत्व पता है, 25 तत्व पता है, और इन 25 तत्वों से ही क्या होगा, इन 3 दुखों से आपको निवारण मिलेगा, ठीक है। चलिए हम उसी को डिटेल में देखते हैं। अब देखो, तो ये तो मैंने डिटेल में बात कर ली थी दुख के बारे में। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो लास्ट वाला आप लेक्चर को देख लेना, ठीक। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सांख्य दर्शन ने कितने तत्व माने हैं, टोटल 25 तत्व माने हैं, ठीक है। और सांख्य शास्त्र 4 प्रकार से तत्वों का विभाजन करता है। तो ये जो 25 तत्व है ना, सांख्य दर्शन ने ये जो टोटल 25 तत्व माने हैं, तो इन 25 तत्वों को सांख्य दर्शन जो होता है 4 प्रकार से क्या करता है, विभाजित करता है। देख सकते हैं आप यहाँ पर, पहला इन्होंने क्या बोला, प्रकृति तत्व। प्रकृति यानी कि प्रकृति का मतलब क्या होता है, कारण। कारण बोले तो जो किसी को उत्पन्न तो करे लेकिन ये किसी से पैदा नहीं हुए, है ना। मतलब इनकी उत्पत्ति किसी से नहीं हुई है, ये किसी को उत्पन्न तो जरूर करेंगे, है ना, किसी तत्व को उत्पन्न तो जरूर करेंगे, लेकिन प्रकृति तत्व वह तत्व होते जो किसी से उत्पन्न नहीं हुई हो, ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या बोला, प्रकृति विकृति तत्व। प्रकृति विकृति तत्व का मतलब क्या होता है कि जो किसी से उत्पन्न भी हुए हो और किसी को उत्पन्न भी करे। विकृति का मतलब क्या होता है, विकृति का मतलब क्या होता है, कार्य होता है। मतलब जो किसी से उत्पन्न हुए हो, विकृति का मतलब क्या होता है, जो किसी न किसी की क्या है, विकृति है, जो किसी न किसी का क्या है, कार्य है, मतलब इसका कोई ना कोई क्या है, कारण है, ठीक है। तो जो किसी से क्या हुए हो, उत्पन्न भी हुए हो और किसी को क्या करे, ये उत्पन्न भी करें। प्रकृति विकृति तत्व। प्रकृति मतलब कारण, विकृति का मतलब क्या होता है, कार्य। मतलब प्रकृति विकृति तत्व ऐसे तत्व होते हैं जिनका कार्य भी है और कारण भी है। मैं आपको सृष्टि उत्पत्ति के थ्रू
अभी आपको मैं शॉर्ट टर्म बताऊंगा तो वहाँ पर आपको विजुलाइज कराऊंगा कि प्रकृति तत्व कौन कौन से हैं, प्रकृति विकृति तत्व कौन कौन से हैं, केवल विकृति तत्व कौन कौन से हैं और न प्रकृति न विकृति तत्व कौन कौन से हैं। तो अभी आपको लेक्चर का अगला जो 5 से 10 मिनट है उसमें आपको ध्यान से सुनना है, आपको सारी चीज़ें विजुलाइज हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब आप क्या करिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। अभी आपको हो सकता है यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, आप सोच रहे होंगे सर ये क्या बोल रहे हैं, प्रकृति विकृति कारण कार्य क्या बोल रहे हैं, पैदा करता है किसी से उत्पन्न हुआ है, किसी को पैदा करता है, इसका मतलब क्या होता है। तो बस आपको क्या करना है, अभी अगले 5 मिनट तक ध्यान से सुनना है, सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलो, तो प्रकृति विकृति तत्व कितने माने, 7 माने, मतलब 25 में से 7 तत्व जो है वो कौन कौन से हैं, प्रकृति विकृति तत्व है ना। और एक तत्व को उन्होंने क्या माना, सिर्फ प्रकृति माना, है ना। और केवल विकृति, केवल विकृति मतलब, केवल विकृति का मतलब ये है कि ये किसी से उत्पन्न तो हुए हैं, मतलब इनका कोई ना कोई कारण तो है, इनका कोई ना कोई कारण तो, लेकिन ये किसी को उत्पन्न नहीं करते हैं, मतलब किसी को पैदा नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब किसी न किसी की विकृति तो है, किसी न किसी की विकृति तो है, लेकिन ये किसी को उत्पन्न नहीं करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला कि केवल विकृति, केवल विकृति का मतलब क्या हो जाएगा, ये किसी न किसी से उत्पन्न तो हुए हैं लेकिन ये किसी को उत्पन्न नहीं करते हैं। और न प्रकृति न विकृति, जो ना तो किसी से उत्पन्न हुए हैं और ना तो किसी को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो ये कितने तत्व हो जाएंगे, 1। केवल विकृति में कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। आपने सुना होगा षोडश विकार करके, तो वही षोडश विकार है, ठीक है। जो मतलब क्या है, किसी से उत्पन्न तो हुए हैं लेकिन किसी को उत्पन्न नहीं करते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से सांख्य दर्शन में जितने भी 25 तत्व है उनको 4 प्रकार से विभाजित किया है। अब मैं ये सारी चीज़ों को आपको सृष्टि उत्पत्ति क्रम के थ्रू आपको समझाता हूँ कि कौन प्रकृति तत्व है, कौन प्रकृति विकृति तत्व है, कौन केवल विकृति तत्व है और कौन न प्रकृति न विकृति तत्व है, ठीक है। अव्यक्त क्या होता है ना, व्यक्त क्या होता है, तो आपको सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, शॉर्ट में आपको मैं सृष्टि उत्पत्ति क्रम बताता हूँ सांख्य दर्शन के अनुसार। हालांकि हम आगे डिटेल में भी देखेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ों को जो मैंने आपको बताया ना, प्रकृति विकृति, केवल विकृति, न प्रकृति न विकृति, तो इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको शॉर्ट में क्या बता रहा हूँ, सृष्टि उत्पत्ति क्रम बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप ध्यान से आप सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो, तो सृष्टि उत्पत्ति क्रम अगर हम देखें सांख्य दर्शन के अनुसार तो कुछ इस प्रकार से होती है। चलो इसको मैं कहाँ बताता हूँ, चलो यहाँ बताता हूँ, यहाँ थोड़ा का स्पेस भी है ना। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है सृष्टि उत्पत्ति क्रम में, सबसे पहले क्या होता है, प्रकृति, है ना। प्रकृति जो क्या है, केवल प्रकृति है, मतलब इसका कोई ना कोई कारण नहीं है, ठीक है। कारण नहीं है इसका मतलब ये किसी से उत्पन्न नहीं हुई है, ठीक है। सांख्य दर्शन का ये कहना है कि ये जो प्रकृति जो होती है वो क्या होती है, पहले से ही प्रेजेंट होती है। और जब ये प्रकृति जो होती है इस पर जब पुरुष जो होता है वो क्या करता है, प्रकाश डालता है, तो फिर आगे जाके क्या होती है, सृष्टि उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो सबसे पहले सृष्टि उत्पत्ति क्रम में क्या आता है, प्रकृति, ठीक है। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति के बाद क्या हो जाएगा, प्रकृति के बाद क्या हो जाएगा, महत आएगा, है ना। महत के बाद क्या आएगा, अहंकार आएगा, है ना। अहंकार के बाद अगर हम देखें तो अहंकार के बाद क्या हो जाएगा, अहंकार के बाद एकादश इंद्रिया आ जाएगी, है ना। क्या आ जाएगी, एकादश इंद्रिया आ जाएगी। एकादश इंद्रिया के बाद क्या हो जाएगा, पंचतन मात्राएं, है ना। पंचतन मात्राएं आ जाएगी। और पंचतन मात्राएं के बाद पंचतन मात्राएं आ जाएगी। और पंचतन मात्राओं से किसका निर्माण हो जाएगा, पंच महाभूतों का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा, पंच महाभूतों का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि ये जो प्रकृति तत्व है, प्रकृति तत्व कितने होते हैं, 1 होते हैं। इसे क्या बोला गया है, इसे अव्यक्त भी बोला गया है। अव्यक्त क्यों बोला गया, अव्यक्त इसलिए बोला गया क्योंकि ये किसी से उत्पन्न नहीं होती है। किसी को उत्पन्न तो जरूर करती है लेकिन ये किसी से उत्पन्न नहीं होती है, ठीक है। प्रकृति जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं, कारण तत्व भी बोल देते हैं। और इसी को क्या बोला गया है, इसी को मूल प्रकृति भी बोला गया है। इसी को मूल प्रकृति क्यों बोला गया, मूल प्रकृति इसलिए बोला गया क्योंकि ये किसी न किसी से उत्पन्न नहीं होती है,
है ना, किसी को उत्पन्न तो जरूर करेगी, लेकिन ये किसी से उत्पन्न नहीं हुई, मतलब इस प्रकृति का कोई कारण नहीं है, इस प्रकृति का कोई कारण नहीं है। क्योंकि सांख्य दर्शन ये बोलता है कि अगर आप इस प्रकृति का कोई कारण मानेंगे तो इसका जो कारण है उसका भी फिर कोई ना कोई कारण मानना पड़ेगा। तो सांख्य दर्शन क्या बोलता है कि जो प्रकृति है वो क्या होती है, पहले से ही एग्जिस्ट करती है, मतलब इसका कोई ना कोई कारण नहीं है, ये किसी न किसी से उत्पन्न नहीं हुई है। ठीक है, ये हो गया क्या, प्रकृति। अब प्रकृति जो होती है वो किसका निर्माण करती है, किसका निर्माण करती है, वो महत का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, वो महत का निर्माण करती है। महत जो होते हैं वो किसका निर्माण करते हैं, अहंकार का निर्माण करते हैं। अहंकार से फिर क्या होता है, एकादश इंद्रियों का निर्माण होता है, और एकादश इंद्रियों से फिर पंच तन मात्राओं का निर्माण होता है, पंच तन मात्राओं से फिर क्या होता है, पंच महाभूत बनते हैं। ठीक है, और पंच महाभूत जो है वो सृष्टि उत्पत्ति क्रम में आखिरी तत्व है। और हम बोलते हैं ना कि सृष्टि में जितनी भी चीजें वो पंच महाभौतिक होती है। हम क्या बोलते हैं, पंच महाभौतिक होती है, मतलब सभी चीजें जो है किससे बनी हुई है, इन्हीं पांच महाभूत से बनी हुई है। कौन कौन से पांच महाभूत, उसमें क्या हो जाएगा, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, तेज, इन्हीं पांच महाभूत से क्या बने हुए हैं, जितने भी संसार में चीजें वो बनी हुई है। ठीक है, तो ये आखिरी तत्व होते हैं, और ये केवल विकृति है, मतलब किसी न किसी को नहीं बनाते, ये है ना, किसी न किसी को नहीं बनाते, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, विकृति तत्व है। ठीक है, तो अभी तो मैं आपको क्या बोला हूँ कि अभी हमने क्या बोला, प्रकृति तत्व कितने होते हैं, एक तत्व होते हैं, जिसे हम अव्यक्त भी बोलते हैं, जिसे मूल प्रकृति बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये किसी न किसी को उत्पन्न तो करेंगे, लेकिन इनका कोई कारण नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं प्रकृति से फिर किसका निर्माण होता है, महत का निर्माण होता है। तो आप ऐसा बोल दो कि जो महत तत्व जो है, महत तत्व जो होता है ये क्या होता है, प्रकृति तत्व भी है, और ये क्या है, विकृति तत्व भी है। वही अगर हम अहंकार की बात करते हैं तो अहंकार जो है वो प्रकृति तत्व भी है, और प्रकृति तत्व भी, और क्या है, विकृति तत्व भी है। क्यों प्रकृति विकृति तत्व है, क्योंकि आप देखेंगे महत को देखेंगे तो महत जो है इसका क्या है, कारण भी है, और इसका कारण क्या है, प्रकृति है। मतलब महत जो है वो किसी से उत्पन्न भी हो रही है। किससे उत्पन्न हो रही है, प्रकृति से उत्पन्न हो रही है। अगर मैं बोलूँ कि महत का कारण क्या है, तो महत का कारण क्या हो जाएगा, प्रकृति हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि महत की विकृति क्या है, तो इसकी विकृति क्या हो जाएगी, अहंकार हो जाएगा। मतलब किसको उत्पन्न कर रही है, इसका कार्य क्या है, इसका कार्य क्या है, अहंकार को उत्पन्न कर रहा है। इसका कारण क्या है, किससे उत्पन्न हो रहा है, तो किससे उत्पन्न हो रहा है, प्रकृति से उत्पन्न हो रहा है। तो मैंने आपको बताया ना, प्रकृति विकृति तत्व वह तत्व होते हैं जो किसी को उत्पन्न भी करते हैं और किसी से उत्पन्न भी होते हैं। तो अगर मैं महत की बात करता हूँ तो महत जो है वो क्या हो रहा है, किसी से उत्पन्न भी हो रहा है, मतलब इसका कोई कारण भी है। क्या कारण है, ये प्रकृति है ना, और ये किसी को उत्पन्न भी कर रहा है। किसको उत्पन्न कर रहा है, अहंकार को उत्पन्न कर रहा है। तो चूंकि महत जो है वो किसी से उत्पन्न भी हो रहा है और किसी को उत्पन्न भी कर रहा है, तो किस में आ जाएगा, प्रकृति विकृति में आ जाएगा। वही अगर हम अहंकार की बात करें तो अहंकार जो है वो किससे उत्पन्न हो रही है, महत से। किससे उत्पन्न हो रही है, महत से उत्पन्न हो रही है। और अहंकार जो है किसको उत्पन्न कर रही है, तो एकादश इंद्रिया को बना रही है। साथ में किसको बना रही है, पंच तन्मात्राओं को बना रही है। किसको बना रही है, एकादश इंद्रियों को बना रही है और पंच तन्मात्राओं को बना रही है। या तो आप ऐसा बोल दो कि अहंकार जो है इसकी विकृति क्या है, तो इसकी विकृति क्या हो जाएगी, एकादश इंद्रिया हो जाएगी, और इसकी विकृति क्या हो जाएगी, पंच तन्मात्राएं हो जाएगी। या अगर मैं आपसे पूछूं कि अहंकार जो है इसका कारण क्या है, तो इसका कारण क्या हो जाएगा, महत हो जाएगा। मतलब ये किससे उत्पन्न हो रहा है, महत से उत्पन्न हो रहा है। किसको उत्पन्न कर रहा है, ये एकादश इंद्रियों को उत्पन्न कर रहा है और पंच तन्मात्राएं को उत्पन्न कर रहा है। यानी कि अहंकार तत्व जो है इसका कारण भी है और इसका कार्य भी है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये प्रकृति भी है और ये क्या है, विकृति भी है। ठीक है, फिर वही अगर हम बात करते हैं किसकी, पंच तन्मात्राओं को देखेंगे। पंच तन्मात्राओं का अगर आप देखते हैं तो पंच तन्मात्राएं जो है इसका कारण क्या है, इसके कारण क्या है, अहंकार है। मतलब किससे उत्पन्न हो रहे हैं, अहंकार से उत्पन्न हो रहे हैं। वही अगर हम देखेंगे पंच तन्मात्राएं, तो पंच तन्मात्राएं जो है इसकी विकृति क्या है, मतलब किसको उत्पन्न कर रही है, तो ये पंच महाभूतों को उत्पन्न कर रही है। तो यहाँ पर पंच तन्मात्राएं जो है ये भी क्या हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, प्रकृति विकृति तत्व हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, प्रकृति विकृति तत्व हो जाएगा। मतलब किसी से उत्पन्न भी हो रहा है और किसी को उत्पन्न भी हो रहा है। तो अगर मैं गिनूं कि प्रकृति विकृति तत्व कितने होंगे, तो कितने होंगे, एक तो क्या हो गया आपका महत हो गया, एक आपका क्या हो गया, अहंकार हो गया, और 5 क्या हो गए आपकी तन्मात्राएं होगी। तो टोटल प्रकृति विकृति तत्व कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे।
ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देख लिया, अभी तक मैंने आपको क्या बोला कि सांख्य दर्शन के टोटल 25 तत्व होते हैं। 25 तत्वों में से पहला और ये 25 तत्वों को 4 प्रकार से विभाजित किया है, जिसमें से पहला क्या है, प्रकृति। पहला क्या है, प्रकृति है, जो कि कितना तत्व है, एक तत्व है, जिसे हम मूल प्रकृति बोलते हैं, जिसे हम अव्यक्त भी बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम जड़ भी बोलते हैं। क्यों जड़ बोलते हैं, क्योंकि इसी से क्या होता है, सृष्टि की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो प्रकृति तत्व कितना है, एक है। उसके बाद मैंने आपको बताया प्रकृति विकृति तत्व, मतलब जो किसी से उत्पन्न भी हो रहे हैं और किसी को उत्पन्न भी कर रहे हैं। तो ये मैंने टोटल कितने बताए आपको, टोटल 7 बताए, जिसमें क्या क्या हो जाएगा, 7 में क्या हो जाएगा, देखिए आप महत्व को देखिए, तो महत्व क्या हो रहा है, किसी से उत्पन्न हो रहा है, मतलब इसका कारण भी है, कारण क्या है, प्रकृति है, और किसी को उत्पन्न भी कर रहा है, मतलब इसका कार्य क्या है, तो अहंकार को उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। तो इसकी प्रकृति भी है और इसकी क्या है, विकृति भी है, ठीक है। किसी से उत्पन्न भी हो रहा है और किसी को पैदा भी कर रहा है। तो महत्व हो जाएगा क्या आपका, प्रकृति विकृति तत्व। प्रकृति विकृति का मतलब क्या होता है कि कार्य भी और कारण भी है ना। फिर उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, अहंकार की बात करते हैं। तो अहंकार भी देखिए, अहंकार भी किसी से उत्पन्न भी हो रहा है। यहाँ पर देखिए किससे उत्पन्न हो रहा है, महत से, मतलब अहंकार का कारण क्या है, महत है। इसका कार्य क्या है, तो एकादश इंद्रिया को उत्पन्न कर रहा है और पंच तन्मात्राएं को उत्पन्न कर रहा है। तो आप देख सकते हैं अहंकार जो है वो प्रकृति भी है विकृति भी, मतलब किसी से उत्पन्न भी हो रहा है और किसी को उत्पन्न भी कर रहा है। तो अहंकार हो जाएगा, एक तो अहंकार हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो क्या हो गया आपका, महत हो गया, एक आपका अहंकार हो गया। उसके बाद क्या होगी, 5 तन्मात्राएं हो जाएगी। तो 5 तन्मात्राएं क्या है, ये भी प्रकृति विकृति है। प्रकृति विकृति क्यों, क्योंकि ये किसी से उत्पन्न हो रही है। किससे उत्पन्न हो रही है, मतलब इसका कारण भी है, क्या है, अहंकार है। इसकी विकृति क्या है, मतलब किसको उत्पन्न कर रहा है, तो पंच महाभूतों को उत्पन्न कर रहा है। तो पंच तन्मात्राएं भी क्या हो जाएगी, प्रकृति विकृति तत्व हो जाएगी। इसका मतलब पंच तन्मात्राएं क्या हो जाएगी, प्रकृति विकृति तत्व हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पंच तन्मात्राएं, एक मिनट, क्या हो जाएगा, पंच तन्मात्राएं, है ना, पंच तन्मात्राएं, ये भी क्या है, प्रकृति विकृति तत्व। जो कितने हो जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, ये 5 हो जाएंगे। तो आप देखिए प्रकृति विकृति तत्व मैंने आपको कितने बताया, 7 तो हो गए ना, 7, एक महत हो गया, एक अहंकार हो गए और 5 तन्मात्राएं हो गई, ठीक है। तो ये 7 तत्व जो है वो क्या है, प्रकृति भी और विकृति भी है, प्रकृति विकृति तत्व, ठीक है। फिर तीसरा पार्ट जो है, जो सांख्य दर्शन ने विभाजित किया है, वो क्या है, केवल विकृति। तो आप केवल विकृति में आप देखिए एकादश इंद्रिया हो जाएगी, है ना। एकादश इंद्रिया को आप देखेंगे, एकादश इंद्रिया, अब एकादश इंद्रिया में क्या क्या हो जाएगा, अगर आप एकादश इंद्रिया को देखते हैं तो एकादश इंद्रिया में क्या हो जाएगा, 5 तो इसमें क्या हो जाएगी, 5 तो इसमें कर्म इंद्रिया हो जाएगी, और 5 इसमें क्या हो जाएगी, ज्ञान इंद्रिया हो जाएगी, और एक यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका मन हो जाएगा, ठीक है। तो आप एकादश इंद्रिया को देखेंगे, मतलब 5 क्या हो गया आपकी ज्ञान इंद्रिया, 5 आपकी कर्म इंद्रिया, और एक आपका क्या हो गया यहाँ पर मन हो गया, ठीक है। तो अगर आप इन एकादश इंद्रिया को देखते हैं तो ये क्या हुए, किसी से उत्पन्न तो हुए हैं, मतलब इनका कोई ना कोई कारण तो है, लेकिन इनका कोई कार्य नहीं है, मतलब किसी को उत्पन्न नहीं करते हैं। किसी न किसी की विकृति तो है, मतलब ये किसी न किसी की विकृति तो है, यानी कि इसका कोई ना कोई कारण तो है, और कारण क्या है, अहंकार। इनका एकादश इंद्रिया का अगर आपसे पूछे कि एकादश इंद्रिया का कारण क्या है, तो इनका कारण क्या है, अहंकार है, मतलब किससे उत्पन्न हुए हैं, अहंकार से उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। लेकिन ये किसी को उत्पन्न करते हैं, नहीं करते हैं, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, विकृति तत्व है। किसकी विकृति है, ये अहंकार की विकृति है। इनके कारण क्या है, अहंकार है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे एकादश इंद्रिया को, एकादश इंद्रिया जो है वो किसकी विकृति है, अहंकार की विकृति है ना। अहंकार का कार्य है कौन, एकादश इंद्रिया, ठीक है, एकादश इंद्रिया। तो ये जो एकादश इंद्रिया है वो क्या हो जाएगी, केवल विकृति, मतलब ये किसी को उत्पन्न नहीं करते हैं, इसके आगे और कुछ नहीं बना है, एकादश इंद्रिया के आगे कुछ नहीं बना है, ठीक है। तो एकादश इंद्रिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, केवल विकृति तत्व है, मतलब किसी से उत्पन्न तो हुए हैं लेकिन किसी की उत्पत्ति नहीं करते हैं। वही अगर आप पंच महाभूत को देखेंगे तो पंच महाभूत जो है इसका कारण क्या है, पंच तन्मात्राएं, मतलब पंच महाभूत किससे बने हैं, पंच तन्मात्राएं से बने हुए। तो पंच महाभूत जो है वो किसकी विकृति है, पंच तन्मात्राएं की विकृति है। इसका कारण क्या है, पंच तन्मात्राएं इसके कारण है, लेकिन ये किसी को उत्पन्न करते हैं, नहीं करते हैं, मतलब पंच तन्मात्राएं यही क्या है, आखिरी तत्व है, यही क्या है, आखिरी तत्व है, इससे और कोई तत्व नहीं बना है।
पंच महाभूत जो है ये क्या है, आखिरी तत्व है, इससे कोई भी तत्व नहीं बना है। हम बोलते हैं ना कि सृष्टि में जितनी भी चीजें होती है वो किस होती है, पंच महाभौतिक होती है। क्यों बोलते हैं, इसीलिए तो बोलते हैं, क्यों, क्योंकि किसी न किसी को उत्पन्न नहीं करते हैं, इनका कोई ना कोई कारण तो है, जो कि क्या है, पंच तन्मात्रा है। मतलब पंच तन्मात्राओं की क्या है, विकृति है, लेकिन इनका कोई कार्य नहीं है। मतलब आगे जाके ये क्या करेंगे, किसी को उत्पन्न नहीं करेंगे। ठीक है, तो पंच तन्मात्राएं, पंच तन्मात्राएं की विकृति क्या हो जाएगी, पंच महाभूत हो जाएंगे। और पंच महाभूत की विकृति है नहीं है, इनका कोई कारण तो है, जो कि क्या है, पंच तन्मात्राएं। मतलब किसी से उत्पन्न तो हुए हैं, लेकिन ये किसी को उत्पन्न नहीं करते हैं। ठीक है, तो पंच महाभूत जो कि कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, है ना। और एकादश इंद्रियां, मतलब 11 इंद्रियां। तो इस प्रकार से 16 तत्व जो होते हैं वो क्या होते हैं, केवल विकृति तत्व होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, षोडश विकार के नाम से भी जानते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, षोडश विकार के नाम से भी आप इसे जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सांख्य दर्शन ने 25 तत्वों को 4 प्रकार से विभाजित किया। क्या हो जाएगा, जो केवल प्रकृति तत्व है। प्रकृति तत्व मतलब मूल प्रकृति, अव्यक्त, जो किसी को उत्पन्न तो करते हैं लेकिन किसी से उत्पन्न नहीं हुए, मतलब इनका कोई कारण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सांख्य दर्शन ये बोलता है कि जो प्रकृति तत्व होता है पहले से प्रेजेंट होता है। अगर आप इसका कोई ना कोई कारण मानेंगे तो उस कारण का भी फिर कोई ना कोई कारण मानना पड़ेगा। तो सांख्य दर्शन क्या करता है, प्रकृति को बोलता है कि ये पहले से ही प्रेजेंट है। ठीक है, कि प्रकृति जो होती है किसका निर्माण करती है, आगे जाके ये महत का निर्माण करती है। तो महत जो है वो कैसा हो जाएगा, प्रकृति विकृति हो जाएगा। अहंकार क्या हो जाएगा, प्रकृति विकृति हो जाएगा। पंच तन्मात्राएं क्या हो जाएगी, प्रकृति विकृति हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इनका कारण भी है और ये कार्य भी है, मतलब किसी से उत्पन्न भी हुई है और किसी को उत्पन्न भी करते हैं। पंच तन्मात्राएं की बात करेंगे तो ये पंच महाभूत को उत्पन्न कर रही है ना, मतलब इनका कोई ना कोई विकृति भी है। ठीक है, और वही अगर हम बात करते हैं किसकी, अहंकार की बात करते हैं, तो अहंकार जो है इनकी कोई ना कोई विकृति भी है। विकृति क्या है, एक तो आपकी एकादश इंद्रिया हो जाएगी और क्या हो जाएगी, पंच तन्मात्राएं हो जाएगी। इनका कोई ना कोई कारण भी है, तो कारण क्या है, महत इनका क्या है, कारण है। वही अगर हम महत की बात करते हैं तो इसकी क्या है, विकृति भी है। विकृति क्या है, अहंकार है। इनका कोई ना कोई क्या है, प्रकृति भी है। प्रकृति क्या है, अव्यक्त है। तो इनकी प्रकृति भी है, इनकी विकृति भी है। ठीक है, तो ये 16 तत्व जो है किसमें आ गए, प्रकृति विकृति में आ गए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, केवल विकृति की। तो केवल विकृति तत्व की अगर हम बात करते हैं तो विकृति मतलब किसी न किसी का कार्य तो है। मतलब किसका कार्य है, अगर हम एकादश इंद्रिय की बात करते हैं तो अहंकार का कार्य है। पंच महाभूत की बात करें तो पंच तन्मात्राओं का कार्य है, लेकिन इनकी कोई ना कोई विकृति नहीं है। मतलब आगे जाके किसी को उत्पन्न नहीं करते हैं, मतलब किसी उत्पन्न तो हुए हैं लेकिन किसी को उत्पन्न नहीं करते। मतलब केवल क्या है, विकृति तत्व है। केवल क्या है, विकृति तत्व, मतलब किसी से उत्पन्न जरूर हुए लेकिन आगे जाके किसी को उत्पन्न नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब इनका कोई ना कोई कारण तो है, लेकिन आगे जाकर ये किसी को उत्पन्न नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद हमने क्या देखा, एक तो क्या होता है, न प्रकृति न विकृति। हाँ, 3 हमने देख लिया। उसके बाद चौथा क्या होता है, न प्रकृति और न विकृति तत्व। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा, जो कि क्या होता है, पुरुष। तो पुरुष को अगर हम देखेंगे तो पुरुष जो है ना तो प्रकृति ना विकृति, ना तो किसी से उत्पन्न हुआ है और ना ही किसी को क्या करता है, उत्पन्न करता है ना। तो पुरुष जो है वो कैसा तत्व है, पुरुष जो है वो चेतन तत्व है। उसे हम क्या बोलते हैं, आत्मा भी बोलते हैं, जो तो ना तो किसी से उत्पन्न हुई है और ना तो किसी को क्या करती है, उत्पन्न करती है। ठीक है, तो पुरुष जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका चेतन तत्व हो जाएगा। ठीक है, तो यही 25 तत्व है। इन 25 तत्वों को सांख्य दर्शन ने किस प्रकार से डिवाइड किया, 4 प्रकार से। प्रकृति, उसके बाद कर जाएगा प्रकृति विकृति, उसके बाद केवल विकृति, उसके बाद न प्रकृति और न विकृति। प्रकृति मतलब जो क्या है, कारण है, मतलब किसी न किसी को क्या करेंगे, उत्पन्न करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, प्रकृति विकृति मतलब कारण भी है कार्य भी है। उसके बाद विकृति मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या है, किसी न किसी का कार्य है। और उसके बाद लास्ट जो तत्व होता है वो क्या हो जाएगा, न प्रकृति न विकृति, ना तो किसी का कारण है और ना ही किसी का कार्य है। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से क्या होता है, हमने 4 प्रकार से सांख्य दर्शन ने 25 तत्वों को विभाजित किया है। तो आप देखिए, अब जो मैंने आपको बताया था, है ना। हाँ, एक चीज आपको बता दो कि व्यक्त और अव्यक्त देखो, तो अगर आप प्रकृति को देखेंगे तो प्रकृति कैसा तत्व है, अव्यक्त है, मतलब किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है। बाकी चीज को आप देखिए, महत को देखिए, आप अहंकार को देखिए, आप एकादश इंद्रिया को देखिए, पंच तन्मात्राओं को देखिए और पंच महाभूत को देखिए, तो ये सारे तत्व जो है किसी न किसी से क्या हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं। इनका कोई ना कोई क्या है, कारण है। इसका मतलब ये सारे क्या हो जाएंगे,
ये सारे क्या हो जाएंगे, व्यक्त तत्व हो जाएंगे। कहाँ से, महत से लेकर पंच महाभूत तक, महत से लेकर पंच महाभूत तत्व जो होते हैं वो सब क्या हो जाएंगे, व्यक्त तत्व हो जाएंगे। ये सब क्या हो जाएंगे, व्यक्त तत्व हो जाएंगे। ये सब सारे क्या कहलाएंगे, व्यक्त तत्व। व्यक्त मतलब किसी न किसी से क्या हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं। लेकिन प्रकृति की बात करते हैं इसे हम अव्यक्त बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कैसा है, मूल है, मूल प्रकृति है, मतलब किसी न किसी से उत्पन्न नहीं हुई, ये जड़ तत्व है ना। तो इस प्रकार से व्यक्त तत्व क्या होते हैं, जो किसी से उत्पन्न हुए। तो महत को देखिए आप, महत से लेकर आप पंच महाभूत देखिए, तो यहाँ तक इनके बीच में जितने भी तत्व है या पंच महाभूत तक जो भी तत्व है वो सब किसी न किसी से क्या हुए हैं, व्यक्त हुए हैं, है ना, किसी न किसी से उत्पन्न हुए हैं। तो इन सारों को हम क्या बोलेंगे, व्यक्त तत्व। और प्रकृति क्या हो जाएगी, अव्यक्त तत्व, मतलब किसी से उत्पन्न नहीं हुई है। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको मैंने सारी टर्मिनोलॉजी समझा दी है। जितना सिंप्लीफाई तरीके से मैं समझा सकता था उतना मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए, तो देखिए मैंने क्या बोला कि सांख्य शास्त्र जो होता है 4 प्रकार से तत्वों को विभाजन करता है। तो जो मैंने आपको बताया भैया, आप यहाँ पर रीड कर देता हूँ फटाफट। तो प्रकृति एक तत्व हो जाएगा, प्रकृति विकृति 7 तत्व हो जाएंगे। ठीक है, जिसमें क्या हो जाएगा, महत आ जाएगा, अहंकार हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगी, पंच तन्मात्राएं हो जाएगी। उसके बाद केवल विकृति की बात करते हैं। केवल विकृति में क्या हो जाएगा, एकादश इंद्रिया हो जाएगी और 5 महाभूत, जिसको हम क्या बोलते हैं, षोडश विकार भी बोलते हैं। उसके बाद न प्रकृति न विकृति, तो इसमें एक तत्व आएगा जिसे हम क्या बोलते हैं, पुरुष तत्व बोलते हैं, जो कि कैसा होता है, चेतन तत्व होता है, जो कैसा होता है, कॉन्शियसनेस तत्व होता है। ठीक है, तो इस तरह से टोटल 25 तत्व होते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर केवल प्रकृति की बात करते हैं। तो केवल क्या होती है, कारण होती है। केवल क्या होती है, किसी न किसी की कारण होती है, वह किसी की विकृति या कार्य नहीं होती है, मतलब किसी से उत्पन्न नहीं होती है। किसी को उत्पन्न तो जरूर करेगी, किसी को पैदा तो जरूर करेगी, लेकिन किसी से उत्पत्ति इसकी नहीं हुई है ना। तो मतलब ये केवल क्या कारण तत्व है, किसी की विकृति या कार्य नहीं होती है। इसे हम क्या बोलते हैं, मूल प्रकृति। मूल प्रकृति क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये किसी से उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, इसे हम प्रधान भी बोल देते हैं, इसे हम अव्यक्त भी बोल देते हैं। ठीक है, अव्यक्त क्यों बोला है, क्योंकि ये किसी से उत्पन्न नहीं हुई है। ठीक है, तो ये इसके नाम है। तो आप प्रकृति बोल दो, या तो आप क्या बोल दो, प्रकृति बोल दो, या तो आप इसे क्या बोल दो, प्रधान बोल दो, या तो आप इसे क्या बोल दो, अव्यक्त बोल दो। बात क्या होगी, सबकी एक ही है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर, हाँ अब देखो, ये जो प्रकृति तत्व की हम बात करते हैं, तो प्रकृति तत्व जो होते हैं वो कैसे होते हैं, त्रिगुणात्मक होते हैं। कैसे होते हैं, त्रिगुणात्मक होते हैं, मतलब सत्व रज तम तीनों गुण इसमें क्या होते हैं, विद्यमान रहते हैं। अब चूंकि इस प्रकृति तत्व से चूंकि इस प्रकृति तत्व से बाकी सबका निर्माण हुआ है, इससे महत, अहंकार, है ना, एकादश इंद्रिया, पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, सब कुछ किससे बने हैं, इस प्रकृति से ही बने। प्रकृति ही क्या है, जड़ है। प्रकृति से ही सारे तत्वों का क्या हुआ, निर्माण हुआ है। क्योंकि प्रकृति त्रिगुणात्मक है, तो बाकी सारे तत्व भी कैसे रहेंगे, त्रिगुणात्मक होंगे। इसीलिए हम ऐसा भी बोलते हैं कि संसार में जितनी भी चीजें होती है वो कैसे होती है, त्रिगुणात्मक होती है। क्यों, क्योंकि ये जितने भी तत्व है वो किससे बने हुए हैं, प्रकृति से बने हुए हैं। तो प्रकृति त्रिगुणात्मक है, तो ऑब्वियस सी बात है बाकी सारे जो तत्व होंगे वो भी कैसे होंगे, त्रिगुणात्मक होंगे। इसमें भी क्या होंगे, 3 गुण जो होंगे, सत्वर स्तंभ, वो विद्यमान रहेंगे। क्योंकि प्रकृति जो है वो त्रिगुणात्मक है, और प्रकृति से ही सारे तत्व बने हुए हैं, तो सारे तत्व भी कैसे होंगे, त्रिगुणात्मक होंगे। ठीक है, चलिए, तो तीनों गुण मतलब सत्व रज तम के संतुलन की स्थिति यहाँ पर होती है। ठीक है, और मूल प्रकृति जड़ है, मतलब ये जो मूल प्रकृति जो होती है, प्रकृति इसे हम क्या बोलते हैं, जड़ ही बोल देते हैं। इससे क्या होता है, आगे आके सृष्टि की उत्पत्ति होती है। कैसे होती है सृष्टि की उत्पत्ति, तो जब प्रकृति पर पुरुष जो होता है अपना प्रकाश डालता है, तो फिर क्या होता है, यहाँ पर सृष्टि की उत्पत्ति होती है। मैं आपको आगे सृष्टि उत्पत्ति क्रम में बताऊंगा। ठीक है, और आपको बताऊंगा कि कैसे तीनों दुखों का निवारण भी होता है। ठीक, चलिए, तो उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर प्रकृति विकृति तत्व। टोटल कितने होते हैं, 7 तत्व होते हैं ये, है ना। तो वे तत्व है जो किसी को उत्पन्न तो करते हैं। प्रकृति विकृति तत्व मतलब किसी को उत्पन्न करते हैं और किसी से उत्पन्न भी होते हैं। मैं आपको बताया था ना कि जो कारण भी है और कार्य भी है, मतलब किसी को उत्पन्न भी करेंगे और किसी से उत्पन्न भी होंगे। इन्हें कारण भी बोला गया है और कार्य भी बोला गया है। इसमें क्या हो जाएगा, महत आ जाएगा, जिसे हम बुद्धि भी बोलते हैं, अहंकार हो जाएगा और 5 तन्मात्राएं हो जाएगी। तो एक तो क्या हो गया महत, एक क्या हो गया आपका अहंकार, और 5 आपकी क्या हो गई तन्मात्राएं। तन्मात्राएं बोले तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ठीक है, तो इस प्रकार से 7 तत्व जो होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रकृति विकृति तत्व होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं विकृति की, हम बात करते हैं तो विकृति तत्व टोटल कितने होते हैं, 16।
16, जिन्हें हम क्या बोलते हैं षोडश विकार, षोडश विकार भी बोलते हैं। तो विकृति तत्व क्या होते हैं? वे तत्व जो केवल दूसरों से उत्पन्न होते हैं, मतलब किसी से उत्पन्न हुए हैं लेकिन किसी को उत्पन्न नहीं करते, परंतु किसी अन्य तत्व को उत्पन्न नहीं करते हैं। इससे इन्हें कार्य नाम से भी जाना जाता है। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, किसी के कार्य है लेकिन क्या है, किसी का कारण नहीं है, मतलब किसी को उत्पन्न नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 5 तो ज्ञानेंद्रिया हो जाएगी, 5 आपकी क्या हो जाएगी, कर्मेंद्रिया हो जाएगी, 1 क्या हो जाएगा, मन हो जाएगा, 5 यहाँ पर क्या हो जाएंगे, महाभूत हो जाएंगे। तो इस प्रकार से टोटल तत्व जो होते हैं विकृति तत्व कितने होते हैं, 16 होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं षोडश विकार भी बोलते हैं। तो देखिए आप 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया का मतलब क्या होता है, जिन इंद्रियों से ज्ञान होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, श्रोत इंद्रिय हो जाएगी, नेत्र इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, त्वक और रसना। तो ये 5 जो होती है वह इंद्रिया है जिनसे क्या होता है, हमको किसी न किसी का ज्ञान होता है। जब बात करते हैं श्रोत इंद्रिया है, तो आप मेरे को सुन पा रहे हैं किस इंद्रियों से, श्रोत इंद्रियों से। ठीक है, नेत्र, आप मेरे को देख पा रहे हैं किससे, नेत्र इंद्रिय से। तो आपको यहाँ पर सुनने से ज्ञान हो रहा है, यहाँ पर आपको देखने से ज्ञान हो रहा है। घ्राण की बात करें तो सूंघने से आपको ज्ञान होगा, त्वक की बात करें तो छूने से आपको ज्ञान होगा, रसना की बात करें तो टेस्ट करके आपको ज्ञान होगा। तो ये ज्ञान इंद्रिया, वो ज्ञान इंद्रिया क्यों बोला, क्योंकि इनसे क्या होता है, हमको ज्ञान होता है। कर्म इंद्रिया, तो कर्म इंद्रिया वो होती है जिनसे आप क्या करते हैं, काम करते हैं। जैसे बात वाक से आप क्या करते हैं, बोलते हैं। पानी की बात, जैसे हाथ से आप क्या करते हैं, पकड़ते हैं किसी चीज़ों को, ग्रेस्पिंग का काम करते हैं। पात की बात करते हैं, चलने का कार्य करते हैं। पायु की बात करते हैं तो मल विसर्जन का कार्य करते हैं, गुदा हो जाएगा इसमें। और उपस्थिति की बात करते हैं, मूत्रेंद्रिय, यानी कि आप मूत्र विसर्जन इनके थ्रू करते हैं। तो कर्म इंद्रिय क्या होते हैं, जिनसे आप कोई ना कोई क्या करते हैं, काम करते हैं। पंच महाभूत की बात करते हैं तो आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये सब क्या है, पंच महाभूत है। और एक तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मन हो जाएगा। तो इस प्रकार से 5 आपकी ज्ञान इंद्रिया हो गई, 5 कर्म इंद्रिया हो गई, 5 महाभूत हो गए, 1 मन हो गया। इस प्रकार से 16 क्या होते हैं, विकार होते हैं। ठीक है, 16 क्या होते हैं, विकार होते हैं, जो केवल क्या होते हैं, विकृति तत्व होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं न प्रकृति और न विकृति, तो वे तत्व जो ना तो किसी को उत्पन्न करते हैं और ना ही किसी से उत्पन्न होते हैं। तो ये 25वां तत्व, जिसे हम क्या बोलते हैं, चेतन आत्मा तत्व बोलते हैं, जो किसी भी कारण या कार्य से परे है ना। ये बोलता है ना ही किसी से बैर और ना ही किसी से दोस्ती। तो ये तत्व क्या होता है, ठीक उसी प्रकार से ना तो किसी का कारण है और ना ही किसी का कार्य, मतलब ना तो किसी को उत्पन्न करता है और ना ही किसी से उत्पन्न होता है। ये कैसा है, चेतन तत्व है। हाँ, कैसा है, चेतन तत्व, जिसे हम क्या बोलते हैं, पुरुष बोलते हैं, पुरुष बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सांख्य दर्शन ने इन 25 तत्व को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 4 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, एक तो क्या हो जाएगा इसमें, एक तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रकृति, जिसमें एक तत्व लिया इन्होंने। दूसरा प्रकृति विकृति, जिसमें क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। तीसरा क्या बोला, केवल विकृति में 16 षोडश विकार। और न प्रकृति, चौथा इन्होंने क्या बोला, न प्रकृति और न विकृति, इसमें क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 16 तत्व, इस प्रकार से जो 25 तत्व है उनको 4 प्रकार से सांख्य दर्शन ने क्या किया है, विभाजित किया है। ठीक है, चलिए अब अन्य प्रकार से इन तत्वों का विवरण 3 प्रकार से किया गया है। तो एक तो क्या जाएगा, व्यक्त मतलब जो किसी से उत्पन्न नहीं हुए हो, मतलब व्यक्त मतलब क्या हो, जो किसी से उत्पन्न हुए हो, तो मैंने आपको बताया था कि प्रकृति के बाद जो महत है, महत से लगाकर पंच महाभूत तक, ये सब क्या है, व्यक्त तत्व है, मतलब किसी न किसी से क्या हुए हैं, उत्पन्न हुए। तो आप देखिए पर महत से लगाकर पृथ्वी तक के, मतलब पृथ्वी जो महाभूत है वहां तक के जो 23 तत्व जो होते हैं, 23 तत्व जो है वो क्या हो जाएंगे, व्यक्त तत्व है। ठीक है, अव्यक्त की बात करते तो प्रकृति जो है वो क्या, अव्यक्त है, मतलब जो सिर्फ और सिर्फ क्या कारण है लेकिन किसी का कार्य नहीं है ना, मतलब जो किसी से उत्पन्न नहीं हुआ हो, किसी को उत्पन्न जरूर कर सकता है। ठीक, उसके बाद ज्ञ बोले तो ना तो किसी से उत्पन्न हुआ है और ना ही किसी को उत्पन्न करेगा, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा या आत्मा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप 3 प्रकार से भी आप क्या कर सकते हैं, इन 25 तत्वों को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, सृष्टि उत्पत्ति क्रम के बारे में। तो देखिए अब सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है सांख्य दर्शन के अनुसार, उसको मैं आपको बताता हूँ। तो अभी तो मैंने आपको क्या बताया कि सांख्य दर्शन ने टोटल 25 तत्व बताए हैं और इन 25 तत्वों को सांख्य दर्शन ने कितने प्रकार में डिवाइड किया है, 4 प्रकार में डिवाइड किया है। प्रकृति, दूसरा प्रकृति विकृति, तीसरा विकृति और चौथा क्या जाएगा कि न प्रकृति और न विकृति। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आया।
आ गया होगा, आ जाना चाहिए। मैंने बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। व्यक्त क्या होता है, अव्यक्त क्या होता है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी न किसी को कोई डाउट हो तब तभी मेरे को पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो, अब हम बात करते हैं सृष्टि उत्पत्ति क्रम, मतलब इन तत्वों से कैसे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो देखिए, अब उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि त्रिविध दुखों से आपको यहाँ पर निवारण कैसे होता है ना। मैंने आपको बताया था ना कि इन तत्वों से क्या होता है, 3 प्रकार के जो दुख है इनका निवारण होता है। तो देखिए अब क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था कि एक क्या होता है आपका, देखो एक चीज़ आपको बताता हूँ कि सांख्य दर्शन जो है ना, सांख्य दर्शन जो है वो क्या मानता है, द्वैतवाद को मानता है। वो किसको मानता है, द्वैतवाद को मानता है। द्वैतवाद का मतलब क्या हो गया, वैसे तो सांख्य दर्शन ने कितने तत्व बताए हैं, टोटल 25 तत्व बताए, लेकिन इन 25 तत्व में से इसने 2 तत्वों को मुख्य रूप से माना है। 2 तत्वों को मुख्य रूप से माना है। एक तो क्या है, प्रकृति, एक तो क्या है आपका प्रकृति, और दूसरा क्या है, पुरुष है। तो सांख्य दर्शन क्या बोलता है कि ये जो प्रकृति है, ये जो प्रकृति है और ये जो पुरुष है, ये दोनों मिलकर ही ये दोनों मिलकर ही क्या करते हैं, सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। यानी कि इसने किसको माना है, इसने द्वैतवाद को माना है। किसको माना है, द्वैतवाद को। वैसे तो 25 तत्व माने हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसने 2 तत्व माने हैं जो क्या करते हैं, सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, यानी कि द्वैतवाद को मानता है। एक तो क्या हो जाएगा, प्रकृति, और दूसरा क्या हो जाएगा, पुरुष। तो प्रकृति और पुरुष दोनों मिलकर ही क्या करते हैं, सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों मिलेंगे तभी सृष्टि की उत्पत्ति होगी। और ये प्रत्येक मतलब प्रकृति अलग, मतलब प्रकृति अलग से और पुरुष अलग से, मतलब इंडिपेंडेंट होके सृष्टि की उत्पत्ति नहीं कर सकते। अगर ये दोनों मिलते हैं, है ना, अगर ये दोनों मिलते हैं तभी क्या होता है, सृष्टि की उत्पत्ति होती है। अब कैसे होती है उसको मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको बताता हूँ किन तत्वों से कैसे त्रिविध दुखों से आपको निवारण मिल सकता है। चलिए एक काम करते हैं, जो सृष्टि उत्पत्ति क्रम का जो टॉपिक है उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, है ना। क्योंकि अभी क्या है कि मैंने इतनी सारी चीज़ें बता दी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आप जितना चबा पाए और जितना पचा पाए उतना ही आपको सिर्फ कंटेंट मिलना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। क्योंकि अभी ये जो दर्शन वाला टॉपिक है ना, थोड़ा सा क्या है कि आप जितना चबा पाए उतना ही मैं आपको देना चाहता हूँ। तो एक काम करते हैं, सृष्टि उत्पत्ति को और बाकी का जो भी मतलब टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। और वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कैसे आप इन तत्वों से दुखों का निवारण आपको कैसे मिलता है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा, ठीक है। तब हम इसको यहीं रखते हैं, ठीक। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।